आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद थट्टा के निकट शाही शिविर में उपस्थित प्रमुख अमीरों और उलेमाओं ने सर्वसम्मति से फिरोज शाह तुगलक को नया सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के चाचा रज्जब का पुत्र था। उसकी मां नैला बीबी एक राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। फिरोज का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। फिरोज ने मोहम्मद तुगलक के प्रति अपनी सौम्य भक्ति और आज्ञाकारिता से उसका विशेष स्नेह प्राप्त कर लिया था। फिरोज को एक सफल शासक भी माना जाता है। फिरोज का राज्यारोहण जो था वो 23 मार्च 1351 को हुआ। इस दिन फिरोज शाह दिल्ली से दूर था, पर दिल्ली की गद्दी में थट्टा के शाही शिविर में उसका राज्याभिषेक हुआ। मोहम्मद तुगलक की अचानक मृत्यु से शाही शिविर संकट में फंस गया था। चारों ओर अव्यवस्था फैल गई थी। वैतनिक मंगोल सैनिक शाही शिविर को लूटने की योजना बनाने लगे। सिंध प्रांत के विद्रोही अमीरों की गतिविधियां भी पुनः तेज हो गई थी और आशंका उत्पन्न हो गई कि यदि तत्काल किसी व्यक्ति को सिंहासन पर नहीं बिठाया गया तो शाही शिविर में उपस्थित किसी व्यक्ति को दिल्ली पहुंच जाना एक दुष्कर एवं कष्टप्रद कार्य होगा। ऐसी स्थिति में शाही शिविर में जो उपस्थित अमीर और उलेमा वर्ग थे, उन्होंने मिलकर सर्वसम्मति से फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कर दिया, उसका चयन किया। फिरोज ने पहले तो सुल्तान बनने से मना कर दिया, परंतु जब उसने वास्तविक स्थिति समझ में आई तो उसने सुल्तान बनना स्वीकार कर लिया। जब फिरोज शासक बना तो उसके उत्तराधिकार को भी चुनौती मिली। फिरोज को उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय का पहला विरोध शिविर में ही उपस्थित मृत सुल्तान की बहन खुदाबंद जादा ने किया। उसने अमीरों को कहलवाया कि मेरे पुत्र दावर मलिक के होते हुए कोई अन्य कैसे सिंहासन पर बैठ सकता है। अमीरों ने सैद्धांतिक आधार पर उसके दावे को सही माना, परंतु दावर मलिक की अयोग्यता के कारण सिंहासन से उसके दावे को ठुकरा दिया। अमीरों के प्रतिनिधियों ने जाकर खुदाबंद जादा को समझाया कि हम सभी इस सुदूर प्रांत में चारों तरफ विद्रोहियों से घिरे हुए हैं और एक शक्तिशाली मंगोल सेना हमारे पीछे पड़ी है, और यदि फिरोज के स्थान पर तुम्हारे अयोग्य पुत्र को चुना गया तो हम सभी का विनाश निश्चित है। इस पर वो शांत हो गई और फिरोज को सुल्तान स्वीकार कर लिया। सुल्तान बनने के 3 दिन के भीतर ही फिरोज ने सेना को संगठित करके मंगोलों पर आक्रमण कर उन्हें खदेड़ दिया और थट्टा के उपद्रवी भी परास्त होकर भाग गए। इसके बाद फिरोज ने दिल्ली की तरफ कूच किया। मार्ग में ही फिरोज को दूसरे विरोध का सामना करना पड़ा। मृत सुल्तान के वजीर ख्वाजा जहां ने दिल्ली से एक पत्र फिरोज के नाम दिल्ली के उलेमाओं के साथ भिजवाया। पत्र में लिखा था कि सुल्तान की मृत्यु की सूचना मिलते ही उसके अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया गया है और फिरोज से उसका संरक्षक बनने का अनुरोध भी किया गया। वजीर के पत्र की से स्थिति और भी गंभीर हो गई। फिरोज ने वह पत्र अमीरों और उलेमाओं के सामने रख दिया। उन्होंने अपने पूर्व निर्णय को अर्थात फिरोज के चयन को कायम रखा और दिल्ली की तरफ कूच जारी रखा। जब फिरोज शाह दिल्ली पहुंचा तो वजीर ने आगे बढ़कर फिरोज शाह का स्वागत किया। मोहम्मद के तथाकथित पुत्र को अपदस्थ करके फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया गया। सबको यह कहकर शांत किया गया कि मरने से पूर्व मोहम्मद फिरोज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। मोहम्मद तुगलक के कोई पुत्र था अथवा नहीं, इस पर भी सही उत्तर देना कठिन है। कुछ विद्वानों ने फिरोज शाह पर सिंहासन का अपहरण करने का आरोप लगाया है, परंतु इसमें कोई सार नहीं है। मध्ययुगीन राजनीति में सत्ता उसी के अधिकार में आती जाती रही जो उसे प्राप्त करने में समर्थ रहा। फिरोज तो अमीरों और उलेमाओं की सर्वसम्मति से चुना गया सुल्तान था, परंतु उसके राज्यारोहण से 2 बातें सामने आती है। पहले, सिंहासन पर बैठने के लिए हिंदू माँ की संतान होना किसी प्रकार की बाधा नहीं थी, और दूसरी, सिंहासन पर चुने जाने के लिए पराक्रमी सेनानायक होना भी आवश्यक नहीं था, क्योंकि फिरोज इतना सफल सेनानायक नहीं था। हालांकि वो धार्मिक कट्टर मुस्लिम था। उसके पश्चात उसने अपनी गृह नीति अपनाई। उसका राजत्व सिद्धांत जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक से अलग था। फिरोज का निर्वाचन मुस्लिम संवैधानिक सिद्धांत, जिसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी सम्मिलित है, के काफ़ी निकट है। फिरोज ने अपने आप को सल्तनत का ट्रस्टी मात्र समझता था। वह खलीफा के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता था और खलीफा द्वारा उसकी सल्तनत को भी मान्यता को वह कभी भुला नहीं पाया था, मान्यता दी गई थी। उसने अपने आप को खलीफा का नायब प्रसिद्ध करवाया। इससे फिरोज को दोहरा लाभ हुआ। एक तरफ तो वह मुसलमानों की निगाह में सम्मानित व्यक्ति बन गया, दूसरी तरफ उसे अपनी कमजोरियों को छिपाने का सहारा भी मिल गया। फिरोज ने खुतबे में अपने सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों का नाम जोड़कर अपने आप को खलजियों का वैधानिक उत्तराधिकारी बताने का प्रयास किया। फिरोज की शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य सार्वजनिक राज व्यवस्था के सिद्धांत को पुनः स्थापित करना था। उसने अपने को केवल मुस्लिम जनता का वास्तविक शासक समझा और इस वर्ग की भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए उसने हमेशा प्रयास किए। उसने उलेमा वर्ग को सदैव प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने का प्रयास किया और सैनिक वर्ग को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कर उनका भी समर्थन प्राप्त करने में वो सफल रहा। फिरोज था वो न तो योग्य सेनानायक था और न ही कुशल प्रशासक।
फिर भी उसके शासनकाल में शांति और व्यवस्था कायम रही। उसकी सफलता का एक कारण तो अमीरों और उलेमाओं का समर्थन, दूसरा कारण इस्लामी कानूनों के अनुसार संवैधानिक राजतंत्र एवं शासन व्यवस्था की स्थापना था। एक अन्य कारण सामान्य शासन कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना था। उसने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को आप पूरा विश्वास किया और उनको भी उसके साथ विष्णु ने भी नहीं किया था। संयोग से उसे मलिक मकबूल जैसा वजीर मिला जिसने ईमानदारी और निष्ठा के साथ फिरोज और सल्तनत की सेवा की। तो फिरोज की जो राजत्व नीति थी वो उसकी सफलता का एक कारण था, हालांकि वो योग्य सेनानायक और कुशल प्रशासक भी नहीं था। इसके पश्चात फिरोज के काल में वजीर की शक्ति का विकास हुआ। फिरोज का शासन वजीर की शक्ति एवं अधिकारों का चरमोत्कर्ष काल था। सुल्तान के बाद केंद्रीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी वही था। फिरोज ने ख्वाजा जहां को हटाकर मकबूल को वजीर पद पर नियुक्त किया। मकबूल एक तेलंग हिंदू था और बाद में मुसलमान बन गया था। वह एक अनुभवी और निपुण राजनीतिज्ञ था। फिरोज को उसमें इतना अधिक विश्वास था कि उसने अपने अधिकांश वजीर को सौंप दिए, अधिकार जो थे वजीर को सौंप दिए। पाठकों को यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि अपने शासन के प्रारंभिक 7 वर्षों में फिरोज ने केवल 13 दिन ही राजधानी में रहा था, फिर भी वजीर की योग्यता से सुचारू रूप से शासन चलता रहा। फिरोज की भांति उसका वजीर भी योग्य सेनानायक नहीं था, परंतु प्रशासनिक कार्य में वह कुशल था। उसमें स्वामी भक्ति बहुत अधिक थी, इसी कारण फिरोज के लिए वो सफल वजीर सिद्ध हुआ। यद्यपि धन संबंधी मामलों में उसकी ईमानदारी पर संदेह भी किया जाता है। उसकी मृत्यु के बाद फिरोज ने उसी के पुत्र को अपना वजीर बनाया, जो अपने पिता से भी अधिक योग्य और स्वामी भक्त निकला। फिरोज के शासनकाल में वजीर को बड़े अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति करने का अधिकार था। दरबार में सुल्तान से सीधी बात करने का अधिकार भी केवल वजीर को ही प्राप्त था और सुल्तान के सिंहासन के निकट ही वजीर की कुर्सी लगाने का विशेष सम्मान भी उसको प्राप्त था। वजीर की बढ़ती हुई शक्ति से दूसरे अमीर जलने लगे और उन्होंने फिरोज के कान भरने शुरू कर दिए, परंतु फिरोज ने अमीरों की बात पर कभी विश्वास नहीं किया। तब अमीरों ने फिरोज के पुत्र के साथ मिलकर वजीर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। वजीर के माध्यम से सुल्तान को षड्यंत्र की जानकारी मिल गई और तत्काल विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भयभीत जो युवराज था जिसने षड्यंत्र किया था ने वजीर को मरवा डाला। वजीर की मृत्यु के साथ ही फिरोज के शासन का अंत हो गया और सुल्तान की शक्तियां एवं अधिकार युवराज ने हथिया लिए। यद्यपि फिरोज वजीर की मृत्यु के बाद भी जीवित था। इसके अलावा फिरोज ने जो राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किए वो बिन तुगलक से अलग थे। मोहम्मद तुगलक की उदार दानशीलता, विफल योजनाओं और निरंतर होने वाले विद्रोहों के परिणाम स्वरूप दिल्ली का जो राजकोष था वो लगभग समाप्त हो चुका था और राजस्व व्यवस्था भी शोचनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी। उसको सुधारने की आवश्यकता थी, परंतु फिरोज जनता तथा अमीरों सैनिकों को असंतुष्ट किए बिना राजस्व स्थिति को सुधारना चाहता था। उसका मानना था कि मोहम्मद तुगलक के समय में जनता पर बहुत कष्ट हो चुके हैं, बहुत कष्ट जनता झेल चुकी है और अब उसे जनता का विश्वास और समर्थन अर्जित करना है, इसलिए वो पहले जैसे कष्टदायक नियमों को लागू नहीं करेगा। अतः उसने सुल्तान बनने के बाद उन सभी तकाबी ऋणों की वसूली को रद्द कर दिया जो मृत सुल्तान के शासनकाल में जनता को दिए गए थे। इसी प्रकार भूतपूर्व वजीर ख्वाजा जहां द्वारा अपने दावेदार शिशु सुल्तान का पक्ष मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों तथा सैनिकों को धन वितरित किया गया था, उसे पुनः वसूल करने से भी उसने मना कर दिया। सत्य यह था कि फिरोज ने अनुभव कर लिया था कि इस धन की वसूली अत्यधिक कष्टदायक सिद्ध होगी और इससे उसके प्रति विरोध और असंतोष बढ़ेगा, इसलिए उसने ऐसी नीति अपनाई थी। राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का विश्वास जीतने के लिए फिरोज ने 2 और कदम उठाए। मृत सुल्तान के शासनकाल में जब प्रांतीय अधिकारी अपना हिसाब देने आते थे तो दोषी अधिकारियों पर अनुचित शारीरिक दबाव डाला जाता था। फिरोज ने इस घृणित प्रथा को बंद कर दिया। उसका दूसरा कदम पदाधिकारियों के वेतन बढ़ाना था। उनकी गतिविधियों की सूचना देने के लिए उसने जो गुप्तचर नियुक्तियां उनको भी हटा दिया, जिससे कि सामान्यतः स्वयं ही अधिकारी जो थे उनमें फिरोज के प्रति स्वामी भक्ति आई। फिरोज के चयन में उलेमा वर्ग का भी सहयोग रहा था और फिरोज यह भी जानता था कि सामान्य जनता पर अभी भी इस वर्ग का गहरा प्रभाव है, अतः उसने उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयास किया। पूर्ववर्ती सुल्तानों के शासनकाल में उलेमाओं को जो भूमि अनुदान समाप्त कर दिए गए थे, फिरोज ने उनके उत्तराधिकारियों को वो भूमि अनुदान वापस कर दिए। उस समय के प्रमुख उलेमाओं की भूमि अनुदानों में वृद्धि की गई। जिनके पास कोई भूमि नहीं थी उन्हें भी भूमि अनुदान में दी गई। इससे उलेमा वर्ग फिरोज का घोर समर्थक बन गया। यद्यपि फिरोज ने अपनी उदारता से सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी, परंतु राज्य के आर्थिक हित की दृष्टि से अगर देखें तो ये सब राज्य के लिए नुकसानदायक था। अब फिरोज ने अपनी आय व्यय को संतुलित बनाने की तरफ ध्यान दिया ताकि सल्तनत को अर्थव्यवस्था जो है उसको दृढ़ बनाया जाए, विश्वसनीय बनाया जाए। उसने ख्वाजा हाशिमुद्दीन को आदेश दिया कि वह संपूर्ण राज्य की आय का अनुमानित विवरण तैयार करे।
हिशामुद्दीन एक अनुभवी और योग्य राजस्व पदाधिकारी था। उसने प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों की जांच करके ये खुलासा किया कि भूमि का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टन का वार्षिक है। उसने इस काम को पूरा करने में 6 वर्ष का समय लिया। इसके बाद सल्तनत को भूमि कर से मिलने वाली आय में किसी भी प्रकार का विशेष परिवर्तन भी नहीं करना पड़ा और फिरोज की मृत्यु तक यह व्यवस्था कायम रही। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के समय भूमि की आय का अनुमान भूमि की नाप और उपज के आधार पर लगाया जाता था, परंतु फिरोज ने भूमि के नाप के आधार पर राजस्व तय करने की वैज्ञानिक पद्धति को त्याग दिया। उसके शासनकाल में आय का अनुमान स्थानीय जानकारी तथा राजस्व विभाग के अनुभव पर आधारित था। फिरोज के हिसाब से की विशेषता यह भी थी कि इसमें भूमि कर के अलावा अन्य करों से होने वाली आय को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसका मूल कारण यह था कि फिरोज ने जनता को संतुष्ट करने के लिए बहुत से करों को हटा दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने 24 करों को हटाया था, जिनमें मकान कर, चारागाह कर भी सम्मिलित थे। उसने इस्लामी परंपराओं के अनुसार जो प्रमुख कर हैं उन्हीं को रखा, बाकी सभी अतिरिक्त करों को हटा दिया। हटाए गए करों से राज्य को कितना राजस्व खोना पड़ा होगा ये कहना कठिन है, परंतु मकान कर, चारागाह कर जो हटाए गए उससे अवश्य बड़ा नुकसान हुआ होगा। किसानों के बोझ को हल्का करने की दृष्टि से फिरोज ने एक नया कदम उठाया। अब तक यह प्रथा चली आ रही थी कि नए सूबेदार की नियुक्ति के समय और प्रतिवर्ष भेंट के रूप में कुछ धन राज्य को देना पड़ता था और सूबेदार लोग यह धन किसानों से वसूल कर लेते थे। फिरोज ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। राजस्व वसूली के संबंध में उसने गयासुद्दीन तुगलक की नीति का पालन किया ताकि किसानों में असंतोष नहीं फैले। फिरोज ने कुरान के नियमानुसार केवल 4 कर लगाए: खराज, खम्स, जजिया और जकात। खराज भूमि कर था, खम्स लूट में प्राप्त जो धन में राज्य का हिस्सा था वह था। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के समय जो लूट में राज्य का हिस्सा 4/5 भाग निर्धारित किया गया था, परंतु फिरोज ने इस्लामी नियम के अनुसार 1/5 भाग राज्य और 4/5 भाग किसानों सैनिकों को दिया। परंतु जहाँ तक गैर मुसलमानों से जजिया का वसूल करने का सवाल है, फिरोज ने अत्यधिक सख्ती का परिचय दिया। अब तक ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था, परंतु फिरोज ने उन पर भी जजिया कर आरोपित कर दिया। जकात 2.5% की दर से मुसलमानों से उनकी आय के आधार पर वसूल किया जाता था और इससे प्राप्त होने वाले धन को धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जाता था। इन 4 करों के अलावा फिरोज ने उलेमाओं की स्वीकृति के साथ उन किसानों से जो सरकारी नहरों से अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी लेते थे, कुल उपज का 1/10वां भाग कर के रूप में वसूल करना शुरू किया। फिरोज ने व्यापार वाणिज्य की उन्नति की तरफ भी ध्यान दिया और बहुत से ऐसे कर हटा दिए जिनकी वजह से सामान को लाने ले जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इससे पतनशील व्यापार को भी एक नया जीवन प्राप्त हुआ। फिरोज को बागों का भी बहुत शौक था। इसने अपनी आय बढ़ाने का भी निश्चय किया। उसने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगवाए, जिनसे 1,80,000 टन का वार्षिक आय होने लगी और दिल्ली के निवासियों को भी इसका खूब लाभ मिला। तो फिरोज ने राजस्व व्यवस्था में सुधार किए। इससे सल्तनत जो आर्थिक पतन कर रही थी उसका थोड़ा बहुत विकास हुआ, पर उसकी राजस्व व्यवस्था में कुछ दोष भी थे। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने फिरोज की राजस्व व्यवस्था के 3 मुख्य दोषों का उल्लेख किया है। पहला, भूमि कर वसूली को ठेके पर देने की प्रथा, जिसे इजारीदारी भी कहा जाता है। वैसे यह प्रथा काफ़ी पुरानी थी, पर फिरोज ने इस प्रथा को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। यह उसकी भयंकर भूल थी। उसने सरकारी अधिकारियों को भी ठेके पर काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। परिणाम स्वरूप ऊंची बोली लगाकर ठेका लेने वालों ने किसानों से अधिक धन वसूल किया। उसका दूसरा मुख्य दोष यह था कि राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के बदले उसने जागीरें देना शुरू कर दिया। ये लोग जागीरों के पट्टे कुल कमीशन काटकर पेशेवर राजस्व वसूल करने वालों को बेच देते थे। इससे जनता को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता था और अधिकारियों तक कर्मचारियों को भी कम धन मिलता था। फिरोज को इसकी जानकारी थी, फिर भी उसने इसे जारी रखा। इसके विरुद्ध रोकने जैसे कदम नहीं उठाए थे। तीसरा दोष था जजिया का विस्तार करना और उसकी सख्ती के साथ वसूली करना। उपयुक्त दोषों के उपरांत भी फिरोज के शासनकाल में कृषि का विस्तार हुआ, व्यापार की उन्नति हुई, जनता की समृद्धि बढ़ी और राज्य की आय में वृद्धि हुई। समकालीन इतिहासकारों ने विस्तार के साथ फिरोज के समय की आर्थिक समृद्धि का उल्लेख किया है, जिसमें कुछ तो सच्चाई अवश्य ही होगी। इसके अलावा फिरोज ने सिंचाई को प्रोत्साहन दिया। कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई के साधनों का विकास करना फिरोज की एक महत्वपूर्ण और लाभदायक देन मानी जाती है। उसकी आज्ञा से 5 बड़ी नहरें खोदी गई। सबसे महत्वपूर्ण नहर यमुना नदी से हिसार वाली थी, जो लगभग 150 मील लंबी थी। दूसरी नहर 96 मील लंबी थी,
जो सतलज से गग्गर तक जाती थी। तीसरी नहर मंडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक बनाई गई थी। और इसके अलावा चौथी नहर गग्गर से नव स्थापित नगर फिरोज़ाबाद और पांचवी यमुना से फिरोज़ाबाद तक जाती थी। फरिश्ता लिखता है कि सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज ने अन्य नदियों पर 50 बांध भी बनवाए और तालाबों का भी निर्माण करवाया। हालांकि नहर का जो विचार है वो हम गयासुद्दीन तुगलक के काल में प्रथम बार पाते हैं, पर फिरोज ने इसे अत्यधिक विकसित किया, बहुत अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। इन नहरों के परिणाम स्वरूप सैकड़ों वर्ग मील क्षेत्र जो था वो सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई। नहरों के आसपास बस्तियां बसने लगी। सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए उसने 160 कुएं भी खुदवाए। नहरी क्षेत्रों में सुल्तान ने किसानों को गेहूं, गन्ना, मसूर आदि उत्तम फसलों को बोने और फलों के पेड़ लगाने का अनुरोध किया, जिससे कि कृषि का विकास हो। इसके अलावा उसने सार्वजनिक निर्माण कार्य भी किए। यदि इतिहासकार फरिश्ता का विश्वास किया जाए तो फिरोज को सार्वजनिक उपयोगिता के भवन बनाने में गहरी रुचि थी। उसने अपने शासनकाल में 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 300 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नान गृह तथा 15 पुलों का निर्माण करवाया। फरिश्ता के आंकड़ों को अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाता है, परंतु इतना सही है कि उसने फिरोजाबाद, दिल्ली में कोटला फिरोजशाह, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और बदायूं के निकट फिरोजपुर आदि नगरों की स्थापना की थी। इसी प्रकार उसने कुछ अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाया था। फिरोज ने अपने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा बनवाए गए जो भवन थे उनकी भी मरम्मत करवाई। उसने प्राचीन स्मारकों की सुविधा की सुरक्षा भी रुचि रखता था। वह अशोक के 2 स्तंभों को उठवाकर भी दिल्ली लाया था, एक हिजराबाद गांव में, दूसरा उसने मेरठ के निकट स्थापित करवाया था। इसके अलावा फिरोज एक न्यायप्रिय और परोपकारी शासक भी माना जाता है। हालांकि उसने धार्मिक रूप से असहिष्णुता, उसने हिंदुओं के प्रति नीति अलग थी और मुसलमानों के प्रति अलग। फिरोज को न्याय व्यवस्था इस्लाम के कानून पर आधारित करना चाहता था, उसने किया। न्याय और धर्म विभाग के सभी पद उलेमा वर्ग के लिए सुरक्षित रखे गए और पूर्ववर्ती सुल्तानों द्वारा छीने गए उनके विशेषाधिकारों को पुनः बहाल किया गया। मुसलमानों के लिए कठोर दंड विधान के स्थान पर उदार दंड विधान बनाया गया, जबकि हिंदुओं के लिए पहले का कठोर जो दंड विधान था उसी को जारी रखा गया। राजधानी में मुख्य काजी नियुक्त किया गया तथा उसकी अधीनता में प्रांतीय राजधानियों, प्रमुख नगरों में सहायक काजियों को नियुक्त किया गया। सच्चाई जानने के लिए अपराधियों को जो दंड दिए जाते हैं, शादी की यातनाएं सुल्तान ने बंद करवा दिया, वो न दी जाए, ये ध्यान रखा जाता था। फिरोज को परोपकारी कार्यों में रुचि थी। उसने बेकार मुसलमानों के लिए एक रोजगार दफ्तर खोला और उसके संचालन के लिए अधिकारी नियुक्त किए। इस दफ्तर में बेकार लोगों का नाम लिखा जाता था और उन्हें उनकी योग्यता अनुसार काम दिलवाने में मदद की जाती थी। फिरोज ने एक दानशाला खोली, दीवाने खैरात, जिसके द्वारा निर्धन और असहाय मुसलमानों को वयस्क पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था सरकारी खर्चे पर की जाती थी। इसके माध्यम से मुस्लिम विधवाओं एवं अन्य अनाथ बच्चों को भी परवरिश दी जाती थी। फिरोज ने दिल्ली में एक विशाल चिकित्सालय की स्थापना की, जिसमें रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाता था और उन्हें भोजन भी दिया जाता था, जिसे दारुल उल शमा कहा जाता था। सुल्तान की तरफ से दूरस्थ स्थानों तथा विदेशों से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को भी आर्थिक सहायता दी जाती थी, परंतु उसकी जो योजनाएं थी, परोपकारी कार्य थे, वो मुस्लिम वर्ग तक ही सीमित रहे, जिसके कारण वो धार्मिक रूप से असहिष्णु रहा।